अगर आप लोग ये PDF नोट्स बाय करना चाहते हैं तो अभी हमारी वेबसाइट से डायरेक्ट इजी पैसा और जैज़ कैश पेमेंट से नोट्स डाउनलोड करें। वेलकम टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। आज की वीडियो में हम यूके कॉन्स्टिट्यूशन की जो हिस्ट्री है वो रीड आउट करेंगे। तो हिस्ट्री से हम स्टार्टिंग लेते हैं, ठीक है। अब हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, जिसके अंदर आपने ये लिखना है, मोस्ट कंट्रीज़ हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बट द यूनाइटेड किंगडम इज़ डिफरेंट। कि बहुत से कंट्रीज़ यानी कि पाकिस्तान, कनाडा, तमाम कंट्रीज़ की बात हो रही है कि हर मुल्क का अपना एक लिखा हुआ यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बट यूके उन सब से काफ़ी डिफरेंट है। कैसे? कि इट हैज़ नो सिंगल रिटन बुक फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, कि यूके के मुल्क के अंदर कोई भी लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद ही नहीं है जैसे कि बाकी मुल्कों में है। यही चीज़, यही क्वालिटी यूके को बाकी तमाम मुल्कों से डिफरेंट बनाती है। Instead, it grew slowly over many years through history. यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना लिखने की वजह ये भी बनती है कि ये सदियों से बनता आ रहा है। अब ये नहीं कह सकते कि यूके कॉन्स्टिट्यूशन को फ़लाँ बंदे ने बनाया है, इस वक्त बनाया, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसको बनने में बहुत सी सदियाँ लगी। जब हम अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री रीड करेंगे तो आप तब उसका और इसका फ़र्क जब जानेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन कितने जल्दी बन गया और यूके का क्यों इतना लेट हुआ, क्या वजह बनी, वो सारा इस वीडियो में है। अमेरिका की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो का लिंक यहाँ टॉप पे आपको दिखाया जाएगा। डेफिनेशन की बात करें तो खैर मैंने तो किसी स्पेसिफिक राइटर की डेफिनेशन नहीं लिखी, आप किसी नेट से इजीली किसी भी राइटर की डेफिनेशन ले सकते हैं जिसने यूके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई बात बोली हो। तो यहाँ पे आप लिखें, द यूके कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सिस्टम ऑफ रूल्स, लॉज, कस्टम्स एंड प्रिंसिपल्स दैट डिसाइड हाउ द यूनाइटेड किंगडम इज़ गवर्नड। यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ऐसे सिस्टम के बारे में बताता है कि रूल्स कैसे बनाए जाएंगे, लॉज कैसे बनाए जाएंगे, कस्टम मीन्स कि वहाँ के रवायात, वहाँ के जो कल्चर है उसके बारे में सारा कुछ, और जितने भी ज़िंदगी जीने के रूल्स हैं, ये सारा कुछ बाकायदा यूनाइटेड किंगडम डिसाइड करता है कि किस तरह की चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में डालनी चाहिए, ठीक है। Unlike many countries, UK does not have one single written book for its constitution. जैसे कि बाकी कंट्री में होता है ना कि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के किताब में सारा कुछ मिल जाता है, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं होता। आपको अगर यूके के लॉज जानने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जानना, तो आपको डिफरेंट तरह की किताबें और डिफरेंट तरह की चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, तभी आपको यूके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझ आएगा। Instead, it is made up of many documents, laws and traditions built over hundred of years. कि अगर आपको यूके कॉन्स्टिट्यूशन इकट्ठे अगर चाहिए भी है तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को ढूंढना पड़ेगा, बहुत से लॉ से हेल्प लेनी पड़ेगी, और बहुत सी पुरानी जो रवायात है वहाँ के, मतलब यूके के अंदर जितनी भी रवायात थी, वहाँ का जो कल्चर था, उनसे जो लॉज बने, तो ये सारा कुछ आपको जानना पड़ेगा, जो कि बहुत अरसे से बड़ा पुराना ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको अपने पास होने चाहिए, तभी आपको ईज़िली यूके के बारे में अच्छे से डाटा मिल सकता है। ये कहना तो बिल्कुल स्टूपिड बात है कि आपको एक ही बुक में सारा कुछ मिल जाएगा, ये एक ही वेबसाइट पे मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको बहुत डीप सर्च के बाद जाके यूके के बारे में थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाएगा। अब ऐसी क्या वजह है कि यूके का कॉन्स्टिट्यूशन में हमें चीज़ें सही से नहीं मिलती, वो आपको मैं जैसे जैसे टॉपिक कंटिन्यू करते जाऊँगी तो आपको देखिएगा कितने ज़्यादा इसमें इवेंट्स हुए थे, फिर जाके ये कि यूके का कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था। अब हम इसकी मीनिंग पे आ जाते हैं। आपने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड का मतलब बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है मुल्क का लॉ, ठीक है, ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब। इट एक्सप्लेन्स हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स, व्हाट पावर्स लीडर्स हैव एंड व्हाट राइट्स पीपल एंजॉय। ये जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें बाकायदा बताया जाता है कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट को वर्क कैसे करना चाहिए, व्हाट पावर्स लीडर्स हैव, और लीडर्स के पास कौन सी पावर्स होंगी, जो इंसान रहते हैं यूके में उनके पास कौन से पावर्स होनी चाहिए, यानी कि कौन से राइट्स इंसानों के पास होने चाहिए जो यूके के मुल्क में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी जाती हैं। इन द यूके द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अनरिटन इन वन प्लेस बट इट इज़ रियल एंड वर्किंग थ्रू डिफरेंट सोर्सेज लाइक लॉ, कोर्ट, जजमेंट, कस्टम्स एंड कन्वेंशंस। यहाँ पे वो बात बता दी गई है कि जब लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं यूके में तो फिर यूके का मुल्क चलता कैसे है। तो यहाँ पे रीजंस भी दे दी गई हैं कि यूके का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लॉज की मदद से, कोर्ट्स के पुराने डिसीजन जिनको हम प्रेसिडेंट्स कहते हैं, जो हमने पार्ट 1 में भी पढ़ा होता था, ठीक है, प्रेसिडेंट्स, और कस्टम वहाँ की पुरानी जो रवायात है, और जो कन्वेंशंस होते रहे, कन्वेंशंस को कहते हैं मीटिंग, जो मतलब बड़े बड़े लोग जब किसी जगह पर जाके कोई मीटिंग करते हैं, किसी इशू को डिस्कस करते हैं,
तो कोई चीज़ डिसाइड की जाती है उस कन्वेंशन में, उस मीटिंग में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, यानी कि जितनी भी चीज़ें यहाँ लिखी हैं, इन सब से जो है क्या बनता है, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन का डाटा इन सब चीज़ों में मौजूद है। इसीलिए ये कहना बेकार है कि यूके के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो कोई चीज़ ही नहीं है, ऐसा नहीं है। यूके के अंदर पुराने लॉ से आप हेल्प ले सकते हो, कोर्ट के डिसीजन से हेल्प ले सकते हो, कस्टम से हेल्प ले सकते हो, कन्वेंशन से हेल्प ले सकते हो। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे आप हेल्प ले सकते हो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन अगर ना भी मौजूद हो तो। फिर आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है, वो है यूके कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट इन दी वर्ल्ड, कि यूके का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसका सबसे पहला रीज़न आएगा ओल्डेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एवोल्यूशन, कि यूके का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया भर का सबसे पुराना कदीम ज़माने का कॉन्स्टिट्यूशन है जो सबसे पहला बना गया था। तो इसलिए हमने यहाँ पे बताना है कि द यूके कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड, डेवलप्ड स्लोली फ्रॉम हिस्ट्री, नॉट रिटन इन वन बुक, कि यूके कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पुराना है, वक्त के साथ साथ बना, एकदम नहीं बना, यानी कि सदियाँ लग गई थी इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। फिर नेक्स्ट आपने इसमें सब हेडिंग देनी है, वो है मॉडल फॉर अदर्स, कि इसे यूके कॉन्स्टिट्यूशन ने बाकी तमाम कंट्रीज़ को बताया कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन आपने कैसे बनाना है। मिसाल के तौर पे कनाडा का जो मुल्क है या जो दूसरे मुल्क हैं, अगर उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने हैं तो वो यूके के ही कॉन्स्टिट्यूशन से हेल्प लेंगे। ठीक है, यही बात यहाँ बताई गई है कि मैनी कंट्रीज़ लाइक यूएसए, इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज़, कि जितना भी डाटा आपको बाकी के मुल्कों के कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा, वो सारा का सारा डाटा कहाँ से लिया गया है, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, क्यों लिया गया है, क्योंकि यूके सबसे पहला मुल्क था जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट कर दिया था और सबसे पुराना भी यही था कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए सब ने इसी से ही बहुत सा मटेरियल लेके अपने मुल्क के लिए कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए। फिर आगे आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। यूके वो पहला मुल्क था जिसने दुनिया भर के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम का इजाद किया, यानी कि पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट चल रही है ये सारी कहाँ से ली गई हैं, यूके से ली गई हैं। द यूके इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर होता है, कैबिनेट होता है और पार्लियामेंट मिल के पूरा गवर्नमेंट को चला रहे होते हैं। देखिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि एक प्रेसिडेंट होता है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, और पार्लियामेंट बिल्कुल भी प्रेसिडेंट के काम में दखल नहीं देती। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये होता है ना कि प्राइम मिनिस्टर जो वर्क करता है उसके साथ पार्लियामेंट यानी कि लॉ बनाने वाला इदारा प्राइम मिनिस्टर के साथ ही डिफरेंट कामों में हेल्प कर रहा होता है। तो ये सारा कुछ यूके ने ही सबसे पहले स्टार्ट किया और यही सेम सिस्टम आपको पाकिस्तान में भी मिलेगा। ठीक है, और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि तमाम मुल्कों में पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है जिन जिन मुल्कों में ये मौजूद है। अब आ जाता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ भी पहली दफ़ा यूके ने ही ईजाद किया था। रूल ऑफ लॉ आपने पार्ट 1 में भी कई दफ़ा पढ़ा होगा और कई दफ़ा इसका जिक्र आगे भी आएगा। इट गेव द वर्ल्ड द प्रिंसिपल दैट एवरीवन इवन द किंग मस्ट ओबे द लॉ, यानी कि रूल ऑफ लॉ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये इंसानों को सिखाता है कि चाहे आप किंग हो, चाहे आप मुल्क के जितने भी बड़े इंसान हो, आपको लॉ को ओबे करना है। अब लॉ के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, आपको भी लॉ के अकॉर्डिंग उतनी ही सज़ा मिलेगी जितने की मामूली लोगों को मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट था जो रूल ऑफ लॉ का यूके के लोगों ने ईजाद किया था और बाद में ज़ाहिर है पूरी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट फैल गया। इवन पाकिस्तान में भी रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है। ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करें तो मैग्नी कार्टा, बिल ऑफ राइट्स, ये इन्हीं दो डॉक्यूमेंट से क्या हुआ था, पूरे दुनिया के ह्यूमन राइट्स बनाए गए। यानी कि आप जो आजकल ह्यूमन राइट्स की किताबें पढ़ते हैं वो सारा डाटा इन्हीं दो डॉक्यूमेंट से लिया गया है। ठीक है, इसलिए ये दो डॉक्यूमेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कहाँ से ईजाद हुए। ये दो डॉक्यूमेंट्स भी यूके के मुल्क में ईजाद हुए थे जब किंग्स हुआ करते थे। अभी भी ज़ाहिर है वहाँ किंग्स हैं, लेकिन ये उस ज़माने की बात हो रही है जब किंग्स के पास बड़ी ताकत हुआ करती थी। तो उस ज़माने में ये डॉक्यूमेंट्स बनाए गए थे और इनको उस वक्त से लेकर अभी तक इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए ह्यूमन राइट्स बनाए जाते हैं पूरी दुनिया में। इसीलिए ये भी आप देखें यूके से लिया गया। तो ये जो दो डॉक्यूमेंट्स हैं इसने पूरी दुनिया की ह्यूमन राइट्स बनाए। ठीक है, यही चीज़ मैंने यहाँ पे उर्दू में भी यानी कि रोमन उर्दू में भी लिख दी है। अच्छा, अब हम आते हैं हिस्ट्री पे सीधा। अब आपने नोट किया होगा कि मैंने डायरेक्टली हिस्ट्री को एक्सप्लेन नहीं किया, बल्कि मैंने थोड़ा सा यूके के कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस बताई, थोड़ा सा डिफरेंट डेफिनेशंस का जिक्र किया, फिर हम हिस्ट्री पे आए हैं। इस तरह करने से ये फ़ायदा होता है ना कि जब आप डायरेक्ट हिस्ट्री पे नहीं आते, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन और बाकी की इन्फॉर्मेशन देते हो तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, पासिंग मार्क्स भी आराम से आ जाते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट जब आंसर लिख के आ जाते हो तो आप ज़ाहिर है कम पेजेस लिख के आते हो,
तो फिर एग्जामिनर पेज लेंथ के मुताबिक भी मार्क्स देता है, तो कम आते हैं, पासिंग मार्क्स से कम आ जाएंगे। इसलिए कोशिश क्या करें, जो वो पूछ रहे हैं उसे ज़्यादा लिखा करें। यानी कि अगर सिर्फ हिस्ट्री पूछे तो आप हिस्ट्री से थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया करें कि यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, बाकी हम उसको फॉलो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सारी तफसील दे के फिर ये आप मेन टॉपिक पे आया करें। ठीक है, अब हम इसकी हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे पुराने दौर पे जाएंगे, वो है एंग्लो सेजॉन पीरियड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम एंग्लो सेजॉन पीरियड से आपने क्यों स्टार्ट किया, इससे भी तो पिछला दौर मौजूद है। देखें मैंने इस पूरे यूके कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ही ज़्यादा डिटेल रिसर्च की थी। इससे अगर आप पीछे जाओगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर वो चीज़ बहुत ज़्यादा पीछे चली जाएगी बात। ठीक है, तो वहाँ पे लॉज प्रॉपरली नहीं बनना स्टार्ट हुए। लॉज का जो प्रॉपर ईजाद हुआ ना, वो ईजाद हुआ था एंग्लो सेजॉन पीरियड में। यानी कि एंग्लो सेजॉन पीरियड ऐसा दौर था जिस वक्त बाकायदा लॉज बनना स्टार्ट हो गए, बाकायदा पार्लियामेंट जैसे डिपार्टमेंट्स बनना स्टार्ट हो गए। वैसे पार्लियामेंट इस वक्त नहीं बनी थी, पार्लियामेंट तो बाद में बनी थी, लेकिन उसकी जो इदारे थे ना, जो डिपार्टमेंट थे जहाँ पे पार्लियामेंट जैसे बंदे बैठे होते हैं, तो ये सिस्टम ना बाकायदा स्टार्ट हो गया था एंग्लो सेजॉन पीरियड में। इसलिए हम यहीं से इसको स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो एंग्लो सेजॉन पीरियड को नेट से भी मज़ीद सर्च कर सकते हैं, तो आपको मेरी बातें और समझ आ जाएंगी। एंग्लो सेजॉन पीरियड बेसिकली बहुत पुराना दौर था इंग्लैंड का, जहाँ पे बहुत ही छोटी छोटी किंगडम्स बनाई गई थी। किंगडम्स का मतलब है बादशाहों के जो महल बड़े छोटे छोटे बने हुए थे। यानी कि एक बहुत बड़ा सिस्टम डेवलप नहीं था कि किंग्स ने कब्ज़ा किया हो बहुत ज़्यादा, या ऐसा कुछ नहीं था। बहुत आप समझ लें स्टार्टिंग पीरियड था, जब नए नए किंग्स ईजाद होना शुरू हो गए, नए नए डिपार्टमेंट्स बनना शुरू हो गए किंग्स के। तो उस वक्त स्मॉल किंगडम्स होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि बहुत बड़े बड़े इदारे इन किंग्स ने बनाना शुरू कर दिए। फिर लोकल गवर्नमेंट्स बनाना शुरू कर दी गांव देहात के इलाकों में। ज़ाहिर है शहर तो एकदम इस्टेब्लिश नहीं हुआ ना उस ज़माने में। इवन इस्लामाबाद की भी अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद भी तो पहले एक गांव हुआ करता था, बाद में ये एक अच्छा शहर बन गया। तो यही चीज़ है ना, यूके भी बहुत पहले एक गांव हुआ करता था, विलेज हुआ करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस विलेज को बेहतर किया, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स बने। सही है, तो याद रखें ये पुराना दौर है, इसलिए यहाँ पे हमने बताना है कि जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं ये कहाँ इस्टेब्लिश हुए, लोकल एरियाज़ में, यानी कि गांव देहातों में। तो यही बात यहाँ लिख देनी है आपने कि विलेज एरिया में पहली दफ़ा डिफरेंट तरह के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किंग की कमांड पे बनाया गया। किंग ने खुद कहा था कि भाई आप लोग ना लोकल इदारों को गांव के इलाके में बनाना स्टार्ट कर दें। तो यहीं से आप मेरी बात समझ जाएं कि ये वो वक्त था जब प्रॉपरली किंगडम सिस्टम स्टार्ट हो गया था और गवर्नमेंट के इदारे बनना स्टार्ट हो गए। फिर आपने एक नए दौर का जिक्र करना है, वो है नॉर्मन पीरियड का। नॉर्मन पीरियड 1000 साल की सदी बेसिकली इसमें स्टार्ट हुई थी। एंग्लो सेजॉन पीरियड आई थिंक 500 सदी से 400 सदी वाला दौर था। एग्जैक्ट मुझे ईयर याद नहीं है, आप नेट से देख लीजिएगा। बट नॉर्मन का पीरियड 1066 वाली सदी थी। ये वो पंदा था जिसको हम कहेंगे किंग नॉर्मैन। ठीक है, इन्हीं के दौर में कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं, वो क्या हैं हम देखते हैं। 1066 सदी में विलियम ऑफ नॉर्मैंडी बिकम द किंग। जो नॉर्मैंडी का इलाका था वहाँ के एक किंग का नाम था विलियम। इसको हम नॉर्मैन विलियम भी कह सकते हैं या विलियम कह दें, जैसा आपका दिल करे। तो नॉर्मैंडी के इलाके में किंग विलियम था। वो जब किंग बना तो फिर क्या हुआ कि द किंग रूल्ड विद अ ग्रेट काउंसिल, कि इसके साथ एक इदारा बना दिया गया। यानी कि जब ये किंग बना तो एक इदारा बना दिया गया जिसका नाम रख दिया गया ग्रेट काउंसिल। फिर यही ग्रेट काउंसिल फ्यूचर की बाद में पार्लियामेंट बन गई, जो कि आजकल चल रही है अमेरिका यूके के अंदर। ठीक है, तो यही ग्रेट काउंसिल जो कि इस किंग के साथ बनाई गई थी, ये किंग ने ज़ाहिर खुद ही अपने लिए बनवाई थी कि अच्छा अब ये क्यों बनाई थी, ये रीज़न भी मैं बता देती हूँ। ग्रेट काउंसिल के इदारे में, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, इसलिए बनाया गया था कि आसपास के इलाकों के अंदर प्रॉपरली लॉज बनाए जा सकें कि लोग कंट्रोल में रहें। किंग के आसपास के जो एरियाज़ हैं ना, जहाँ पे किंग कंट्रोल रखना चाहता था, उनके लिए उन्होंने लॉज बनाए, टैक्स बनाए थे। ये तो इसीलिए यही जो ग्रेट काउंसिल है ये फ्यूचर में आके बाद में पार्लियामेंट बन गई और बहुत सारी कोर्ट्स भी बनना स्टार्ट हो गई। फिर हमारे पास दूसरा दौर आ जाता है, वो है प्लेंटिजेनेट पीरियड का। प्लेंटिजेनेट पीरियड में क्या हुआ, पहली दफ़ा पार्लियामेंट यानी कि यही जो ग्रेट काउंसिल है इसको बाद में पार्लियामेंट का नाम दे दिया गया, और यही पार्लियामेंट बाद में बड़ी स्ट्रांग हो गई प्लेंटिजेनेट पीरियड के दौर में। द किंग कुड नॉट टैक्स विदाउट पार्लियामेंट्स अप्रूवल, और ये वो पहला दौर था जब किंग्स के ऊपर एक सख्ती लगा दी इस पार्लियामेंट ने कि आप बेवजह लोगों पे टैक्स और अपनी मर्ज़ी से टैक्स अब नहीं लगा सकते, पार्लियामेंट से पूछ के ही अब टैक्स लगाना है। अब यहाँ से आप देख लें कि किंग जिसके पास इतनी पावर्स हुआ करती थी कि कोई इनके बगैर कहीं जा नहीं सकता था, वही किंग अब
ज़ाहिर है उनके पास पावर्स नहीं रही और पार्लियामेंट ने किंग्स पे कंट्रोल करना यहाँ पे प्लेटेजिनेट पीरियड पे स्टार्ट कर दिया। पार्लियामेंट इवन गॉट द पावर टू रिमूव द किंग। अब पार्लियामेंट इस हद तक पावरफुल हो गई कि वो किंग को निकाल भी सकती थी। फिर आगे आता था टोडर पीरियड। टोडर पीरियड में क्या था कि उस ज़माने में किंग एलिज़ाबेथ वन आई थी। किंग एलिज़ाबेथ वन को आपने अक्सर डिफरेंट मूवीज़ में देखा ही होगा कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने मूवीज़ भी बनाई थी, क्योंकि ज़ाहिर है ऐसा सुनने में आया था कि इनमें काफ़ी गुस्से वाले क्वीन हुआ करती थी। तो इस तरह का बहरहाल उस बात को साइड पे रखते हैं। तो पहली दफ़ा किंग एलिज़ाबेथ वन जो है टोडर पीरियड में आई। इस वक्त क्या हुआ था कि इनकी मौजूदगी में भी ज़ाहिर है पार्लियामेंट उसी तरह से स्ट्रॉन्ग थी, बट उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जितना हम पार्लियामेंट को एक्सपेक्ट करते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बट टोडर की पीरियड में पार्लियामेंट उतनी स्ट्रॉन्ग वैसे नहीं थी, ठीक है। तो क्वीन एलिज़ाबेथ वन क्या करती थी, कभी कभी पार्लियामेंट की सुन लिया करती थी, ठीक है, कभी कभी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि टोडर पीरियड में पार्लियामेंट के पास बस टोटल की ही पावर्स थी। फिर एक नया दौर स्टार्ट हुआ जिसका नाम है स्टॉर्ट पीरियड। ये स्टॉर्ट किंग की तस्वीर है जो मैंने यहाँ पे साइड पे लगाई है, ठीक है। उस वक्त ज़ाहिर है कैमरा वगैरह तो होते नहीं थे, डायरेक्ट फ़ोटो नहीं खींची जाती थी। इन तमाम किंग्स एंड क्वींस की तस्वीरें बाकायदा पेंटर्स ड्रॉ किया करते थे। तो ये उनकी पेंटिंग्स हैं जो मैंने नेट से डाउनलोड करके इस पे लगाई हैं। तो ये ओरिजिनल तस्वीरें हैं उनकी जो कि बाकायदा उस ज़माने में ड्रॉ की गई थी। तो ये किंग स्टॉर्ट की तस्वीर है। ये चाहते थे कि किंग्स के पास ज़्यादा पावर हो। इनकी लड़ाई किससे लगी, पार्लियामेंट के साथ। और जब इनकी लड़ाई पार्लियामेंट के साथ लगी तो दुनिया की सबसे पहली सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। फिर इनका नाम था किंग चार्ल्स वन। तो किंग चार्ल्स वन को पार्लियामेंट ने ही फिर मरवा दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि पार्लियामेंट इटसेल्फ दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो गई। फिर 1688 को एक नई तब्दीली है। मैं दोबारा से किंग स्टॉर्ट की जो ये हिस्ट्री है दोबारा से दोहरा देती हूँ क्योंकि ये थोड़ी कन्फ्यूजन आपको क्रिएट करेगा। देखें, किंग स्टॉर्ट का जो पीरियड था वो ये वाला साल था, ठीक है। 1600 की सदी है किंग स्टॉर्ट की, ठीक है। समझ लिया 1680 के आसपास की सदी है। अब ये माइंड में रख लें। तो किंग स्टॉर्ट की जो 1600 वाली जो सदी है इसमें किंग स्टॉर्ट कहते थे कि भाई हमें किंग्स के पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए, पार्लियामेंट के पास क्यों है। तो ये जब लड़ाई पार्लियामेंट के साथ लगी तो जाहिर है पार्लियामेंट में भी तो लोग पावरफुल थे, तो किंग को उन्होंने मरवा दिया। अब जब किंग को मरवा दिया गया इस बात पे, तो वो साल उस वक्त चल रहा था 1688 से लेके 1687, मतलब इसके आसपास का कोई साल था। तो जब 1688 साल स्टार्ट हुआ, ज़रा उससे पहले किंग को मरवा दिया गया था ना, तो जब ये साल स्टार्ट हुआ तो उस साल को कहेंगे हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन। तो जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन बना तो पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया उस वक्त पहली दफ़ा जिसका नाम रखा गया बिल ऑफ राइट्स, जो हमने थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा था। तो ये बिल ऑफ राइट्स 1688 को क्यों बनाया ये चीज़ मैंने आगे बताई है, ठीक है। अब वो चीज़ हमने आगे बताई हैनोवर पीरियड में, यानी कि 1688 को ऊपर ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ, यानी कि तब्दीली आई, और फिर 1689 इसके एक साल बाद बिल ऑफ राइट्स बनाया। अब इस बिल ऑफ राइट्स में ऐसा क्या था, इस बिल ऑफ राइट्स में ये बताया गया था कि पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वही लॉ बना सकती है, और किंग को भी चाहिए कि वो क्या करे, पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉज को फॉलो करे। तो मैंने थोड़ा बहुत ही बिल ऑफ राइट्स का बताया, आपको इसकी तफसीली वीडियो मैं बना दूंगी बाद में। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लेंगे बिल ऑफ राइट्स को 1989 में बना दिया गया, जिसकी मदद से पार्लियामेंट के पास सारी पावर्स चली जाती हैं। अब यहाँ से क्या हुआ कि जब बिल ऑफ राइट्स बन जाता है फिर आगे मज़ीद डेवलपमेंट्स कौन सी हुई। ओवर द ईयर्स मैनी रिफॉर्म्स हैपेंड। मैनी रिफॉर्म्स हैपेंड का मतलब ये है कि सिर्फ ये अकेला बिल ऑफ राइट्स नहीं बना, बहुत से मुख्तलिफ राइट्स बनना शुरू हो गए। जैसे कि 1918 में औरतों को ये राइट्स दे दिए गए कि वो वोट कर सकती हैं। फिर उसके अलावा 1928 में ये राइट्स बना दिए गए कि सब इंसान बराबर हैं। फिर 1999 में क्या हुआ कि स्कॉटलैंड एंड वेल्स को यूके के साथ जोड़ दिया गया। फिर 2005 में क्या हुआ कि यूके ने अपनी ही सुप्रीम कोर्ट एक बना दी। तो यहाँ से बहुत सारी तब्दीलियाँ भी आती गईं। करंट किंग ऑफ यूके, करंटली यूके के अंदर यहाँ पे 2025 लिखा है, अब 2026 भी लिख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल किंग जो वहाँ पे मौजूद है वो है किंग चार्ल्स 3, जो अभी वहाँ पे किंग मौजूद है। फिर आता है कंक्लूजन, जो भी वो पढ़ा है वही शॉर्ट करके इसमें दोहराना होता है। अगर आप सब मूवी के स्टाइल की तरह यूके एंड यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करें।